हेलो एवरीवन। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं केमिकल इक्विलिब्रियम में। फिजिकल केमिस्ट्री में वैसे तो हर टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम से हमेशा एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है। तो केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, आयनिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, इन सभी बातों को डिस्कस करेंगे हम अपने लेक्चर्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम, जिसे हम रासायनिक साम्य भी कहते हैं। तो बच्चों सबसे पहले समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक का अर्थ है मतलब यहाँ पर कुछ तो केमिकल चेंज हो रहा है, केमिकल चेंजेस जहाँ पर हो क्या होगा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है और इनके जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं बहुत ही डिफरेंट होते हैं। मतलब इनका जो गुण होगा ना वह क्या होगा, अलग होगा, गुण बिल्कुल ही अलग होते हैं, जिसे हम क्या कह सकते हैं, डिफरेंट। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, किसी रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत क्रिया कारकों यानी रिएक्टेंट, रिएक्टेंट और यहाँ पर इसे क्या कहेंगे, प्रोडक्ट में सांकेतिक प्रदर्शन, और जिसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो चलिए जैसे देखते हैं कि HCl अगर हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके हमें क्या देता है, NaCl प्लस जल देता है। तो ये हुई बात रासायनिक अभिक्रिया की। अब HCl और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वह बिल्कुल ही डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ का है। सोडियम क्लोराइड बिल्कुल अलग है, जल बिल्कुल अलग है, इनका केमिकल कॉम्पोजिशन अलग है, लेकिन जब दो रिएक्टेंट मिले तो एक नए प्रोडक्ट का निर्माण किया, एक नए उत्पाद का निर्माण किया। तो चलिए इसे हम समझते हैं। देखिए रासायनिक अभिक्रिया के आधार पर हम कितने भागों में से डिवाइड कर सकते हैं। भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था यानी फिजिकल, जिसे हम जैसे गैस हो गया, लिक्विड हो गया, उसके बाद क्या होता है, सॉलिड हो गया, कौन सी स्टेट में है, कौन सी स्टेट में, कौन सी अवस्था में है, फिजिकल मतलब फिजिकल क्या उसका स्टेट है, फिजिकल स्टेट। ठीक है, गैस ये हो जाएगा आपका द्रव, ये हो जाएगा आपका ठोस। तो देखिए अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो वहाँ पर उसकी अवस्था को भी जानना बहुत ज़रूरी है। समांगी, समांगी का अर्थ क्या होगा, जहाँ पर फिजिकल स्टेट समान होगा। अगर गैस है तो रिएक्टेंट भी गैस होगा और प्रोडक्ट में भी गैस आएगा। जैसे कि एग्जांपल हम ले सकते हैं यहाँ पर N2 प्लस 3H2 2NH3। यहाँ देखिए यह इसकी अवस्था क्या है बच्चों, इसकी अवस्था है गैस। इसकी क्या अवस्था है, इसकी भी गैसीय अवस्था है। प्रोडक्ट की क्या अवस्था है, गैसीय अवस्था है। तो यहाँ पे सभी गैसीय अवस्था में है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, समांगी अभिक्रिया। तो चलिए अब देखते हैं विषमांगी अभिक्रिया क्या होता है। विषमांगी अभिक्रिया जहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल स्टेट प्रेजेंट हो। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं यह ठोस अवस्था में है, यह आपकी गैस अवस्था में है, यहाँ पर यह फिर से ठोस यानी सॉलिड की अवस्था में है, यहाँ पर यह गैस की अवस्था में है। तो इसे हम कहते हैं विषमांगी अभिक्रिया, जहाँ पर अवस्था डिफरेंट हो। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट, गति के आधार पर, गति यानी स्पीड बोल सकते हैं, कोई फास्ट होगा, कोई स्लो होगा और किसी की स्पीड एवरेज होगी। अब देखिए आपने सुना है लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन। यह बहुत ही स्लो प्रोसेस है, बहुत ही स्लो, मंद गति से होता है यह प्रोसेस, बहुत ही स्लो है। अगर आपको अम्ल क्षार अभिक्रिया के बारे में बात किया, जैसे अगर हमने HCl लिया, NaOH लिया, यह क्या बनाता है, NaCl प्लस जल बनाता है। बहुत ही तेज से अभिक्रिया होती है, बहुत हाई स्पीड की अभिक्रिया, तुरंत हो जाती है। जैसे आपने HCl NaOH को मिक्स किया, तुरंत NaCl एंड वाटर बन जाएगा। बहुत ही स्पीड होती है इस रिएक्शन में। लोहे में जंग लगना, 2-3 महीने में अगर आपके पास कोई लोहे का सामान है तो 2-3 महीने में उसमें धीरे धीरे जंग लगेगा। तो वह एक स्लो रिएक्शन ही है, स्लो प्रोसेस है।
देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, तेज अभिक्रिया में हम अम्ल क्षार अभिक्रिया के बारे में बात कर सकते हैं, या जितने भी आयनिक रिएक्शंस होते हैं, जितनी भी आयनिक अभिक्रियाएं होती हैं वह क्या होती है, बहुत ही फास्ट होती हैं। आयनिक अभिक्रिया क्या होती है, बहुत ही फास्ट रिएक्शन होते हैं। इतना फास्ट होता है ना कि इसका आप इसकी अभिक्रिया की दर आप नहीं निकाल सकते, बहुत ही फास्ट होता है, तुरंत ही हो जाता है, आप इसकी दर को नहीं निकाल सकते। अभिक्रिया का जो रेट ऑफ रिएक्शन है कि कितने समय में यह अभिक्रिया कंप्लीट हुई, आप इसे कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे, बहुत ही फास्ट होती है यह रिएक्शन। उसके बाद धीमी अभिक्रिया, यह भी एक धीमी अभिक्रिया का अच्छा एग्जाम्पल है। यहाँ पे आणविक अभिक्रियाएं, याद रखिएगा बच्चों, जो आणविक अभिक्रिया होती है वह क्या होती है, धीमी अभिक्रिया होती है, स्लो रिएक्शन होता है वहाँ पे। यहाँ पे अभिक्रिया की दर को ज्ञात करना पॉसिबल है। आप ज़रूर स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए और इसे नोट भी कर लीजिए अपने कॉपी में। ऊष्मा के आधार पर कौन सी अभिक्रिया होती है, ऊष्माक्षेपी। जैसे अगर आप कार्बन को ऑक्सीजन के साथ जब उसका दहन किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, यहाँ पर कुछ ऊष्मा भी निकलती है, ऊष्मा भी निकलती है, तो हम कहते हैं कि ऊष्मा निकल रही है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। यहाँ पर डेल्टा एच का जो मान होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में नेगेटिव होता है, इसे याद रखना है। ये देखिए यहाँ पे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, यहाँ पर ऊष्मा क्या होती है, उत्सर्जित होती है। डेल्टा एच का मान क्या होगा, यहाँ पे एंथैल्पी परिवर्तन नेगेटिव होता है, इसे याद रखना है बच्चों। जैसे मान लीजिए अगर आपको कोई रिएक्शन दी गई है जहाँ पे डेल्टा एच की वैल्यू आपको यहाँ पर -2 किलो जूल पर मोल दिया गया है, फिर दूसरी अभिक्रिया दी गई है जहाँ पे डेल्टा एच का वैल्यू +5 किलो जूल पर मोल दिया गया है, तो ये कौन सी अभिक्रिया होगी, यह होगी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी। चलिए बच्चों नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम देख रहे हैं यहाँ पर ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया मतलब आपको बाहर से हीट देना होगा, आपको यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पे अवशोषण होता है ऊष्मा का, अवशोषण होता है ऊष्मा का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ अभिक्रिया होती है जैसे अगर आपको कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ना है तो तोड़ने के लिए आपको पहले क्या करना होगा, आपको पहले कुछ हीट देनी होगी, पहले कुछ ऊष्मा आपको देनी होगी, तब जाकर यह टूटता है, तो इसे हम क्या कहेंगे, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहेंगे। उसके बाद बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे दिशा के आधार पर, डायरेक्शन उत्क्रमणीय अभिक्रिया, इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, रिवर्सिबल रिएक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन यहाँ पर क्या होता है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एक दूसरे में क्या होते रहता है, कन्वर्ट होते रहता है, परिवर्तित किया जा सकता है। देखिए यह किसका साइन है, यह है रिवर्सिबल रिएक्शन का, यह साइन होता है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना होता है। तो इसे याद कर लीजिए कि ये जब भी साइन अगर आएगा तो आपको समझना है कि यह एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। रिवर्सिबल रिएक्शन में हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे N2+3H2 आपको अमोनिया का फॉर्मेशन कर रहा है, H2+I2 आपको 2HI का फॉर्मेशन कर रहा है। यहाँ पर देखिए सभी रिएक्शन में आपको कुछ चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि यहाँ पर इस साइन का उपयोग किया गया है, यह रिवर्सिबल रिएक्शन में उपयोग किया जाता है। यहाँ पे अभिकारक और जो प्रोडक्ट होता है एक दूसरे में परिवर्तित होते रहता है, यह हमेशा एक बंद सिस्टम के अंदर होता है, या बोल सकते हैं बंद पात्र में होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बंद पात्र में होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस तरह की जो भी अभिक्रिया होती है जिसे हम उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं या रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं, यह हमेशा एक क्लोज सिस्टम में होता है। किस में होता है, क्लोज्ड सिस्टम में होता है, बंद पात्र में होता है। यहाँ पे जो आगे जाने का दिशा का जो दर होता है बिल्कुल वह उसके पीछे आने की दर के बराबर होता है, मतलब जो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट होता है वह बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर होता है। तो ये चीज़ हम यहाँ पर देख सकते हैं।
अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षार की जो अभिक्रिया होती है। देखिए यहाँ पे जैसे अगर HCl प्लस NaOH, ये रिएक्शन इरिवर्सिबल है। इसका अर्थ क्या है बच्चों? अब अगर आप नमक और पानी को मिलाएंगे तो क्या HCl और वाटर बनेगा? कभी नहीं बनेगा, वह पॉसिबल ही नहीं है, वह संभव ही नहीं है, वह पॉसिबल ही नहीं है कि आपने NaCl और जल को मिलाया तो आपको HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल गया। एकदम पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल चीज़ है। तो इस तरह की अभिक्रिया कभी भी रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं दिखाती है। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षार को छोड़कर बाकी जितनी भी अभिक्रिया होती है न्यूट्रलाइजेशन में, वह सभी रिवर्सिबल होती है। लेकिन अगर आपका स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है तो वह कभी भी आपको रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं दिखाएगा। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको समझनी है। उसकी बात करते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो देखिए यहाँ पर जो एरो का डायरेक्शन है वह आगे की ओर है, फॉरवर्ड है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर आप देखेंगे कि मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस और जिंक सल्फेट बनाता है। अगर जिंक सल्फेट को हम हाइड्रोजन गैस के साथ मिला दें तो कभी भी आपको यह जिंक और H2SO4 नहीं देगा, यह पॉसिबल ही नहीं है। यह एक आगे की डायरेक्शन में होता है जहाँ जिंक H2SO4 के साथ मिलकर जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो ये कुछ बातें हुई हमारी इरिवर्सिबल रिएक्शन में। देखिए यह केवल एक ही दिशा में होती है, एक दिशा में होती है, इसलिए हम इस साइन का उपयोग करते। खुले पात्र में भी पॉसिबल है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एक क्लोज सिस्टम लेकर आएँ या एक बंद सिस्टम लेकर आएँ। यहाँ पे देखिए प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षार की जो अभिक्रिया है वो क्या है, एक इरिवर्सिबल यानी अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट करिए, हम कोशिश करेंगे उस पर वीडियो बना के आपकी हेल्प करने के लिए। थैंक यू सो मच।